ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है ना बच्चा, इट्स एक्चुअली अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। मतलब ऐसे एक्चुअली में बहुत कोई एक्टिव एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोई एटीपी कंजम्पशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट्स श्योरली ड्रिवन बाय द प्रेशर डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बिटवीन द ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। द वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में प्रेशर डिफरेंस की वजह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो इसलिए पैसिव प्रोसेस है, हैपनिंग ऑन इट्स ओन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एज सच, ठीक है। अब ये देखो, ये जो प्रोसेस है, जब हमने बोला इट्स गोइंग टू द प्रेशर डिफरेंस, तो अब यहाँ पे ना वी हैव टू गो वन नॉच बियॉन्ड एनसीईआरटी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। ऑल्दो एनसीईआरटी में ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है। बट फॉर द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू रेफर टू दिस, बिकॉज एनसीईआरटी सिर्फ छू के चली गई, लाइक इट हैज लिटरली टच्ड इन गॉन, और आपको भनक भी नहीं लगती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विच इज व्हाई वी से people say that just read NCERT. The game is not about reading NCERT, it's about dissecting every single line of NCERT in such a way that it actually resonates with you, right? For example, अब मैं एक लाइन पढ़ के बताऊँगी, भनक भी नहीं लगेगा बच्चों को कि एक्चुअली में इसका मतलब ये भी था, ठीक है। I will just pick up that one line and try and explain it, ठीक है। The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers, ठीक है। बच्चों ने तो यही नॉर्मली पढ़े कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का 3 लेयर से, बस खत्म। अब यही वो एक्चुअल गेम है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड का प्रेशर है उसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। आप समझो एग्जैक्टली एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, दिस एग्जैक्टली इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अब जो ब्लड प्रेशर होता है ना ग्लोमेरुलस में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली एंड इट इज़ इंक्रीज बाय द नैरोअर डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल। हम सबको पता है जो ये है एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका जो डायमीटर होता है दैट्स रिलेटिवली वाइडर। द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल इज वाइडर इन कंपैरिजन टू द इफरेंट आर्टीरियोल, राइट। एफरेंट का जो डायमीटर होता है वो वाइड होता है इन कंपैरिजन टू द इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल के कंपैरिजन में अब क्या होता है, इसको ना आप एक बॉटल नेक वाली एनालॉजी से समझ सकते हो। कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ बॉटल नेक एनालॉजी। आई एम श्योर आपने ये वाली बॉटल्स देखी होंगी, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दीस टाइप ऑफ ग्लास बॉटल्स या कोई ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स भी आपने देखी होंगी जिनका ऐसे बॉटल नेक होता है। अब आप बताओ, इससे अगर आप कोई भी चीज़ पोर करते हो ना तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आउटफ्लो होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से। जैसे मान लो ऐसी बॉटल है तो उससे अगर आप पानी भी पलट रहे हो तो बहुत आराम से पानी पलटता है, ठीक है। उतनी तेज़ी से पानी नहीं पलटता है, ठीक है। जैसे हमारे वो फॉर एग्जाम्पल घरों में जो ब्लू कलर की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी ऐसे बॉटल नेक होता है, राइट। तो उससे भी अगर आप पानी पलटते हो तो ओवरऑल बॉटल का डायमीटर कितना बड़ा होता है, बट अगर आप उसको कंपेयर करो उसमें जो बॉटल नेक होता है उससे उसका बॉटल नेक का डायमीटर कितना छोटा होता है। दैट इज़ टू प्रोवाइड द रिस्ट्रिक्टेड आउटफ्लो, कि सारा पानी एक बार में बाहर ना गिर जाए, राइट। वो रिस्ट्रिक्टेड आउटफ्लो की। अब कुछ ऐसा ही रिस्ट्रिक्टेड आउटफ्लो का काम यहाँ पे हो रहा होता है। इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर होता है बहुत पतला, तो यानी यहाँ से अब जो ब्लड हो जो जाता है विच एग्जिट्स द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये उतनी एफिशिएंटली उतनी तेज़ी से फ्लो नहीं कर रहा होता है, बहुत स्लोली ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन आ गई कि बिकॉज डायमीटर कम है तो आराम से ब्लड बह रहा है, तो क्या होगा, ओइंग टू दिस रिस्ट्रिक्टेड आउटफ्लो द ब्लड विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द ग्लोमेरुलस। ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाता है, ब्लड ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब ब्लड ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो गया, उससे क्या होगा, दैट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो ब्लड है इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब एक बार प्रेशर लगाएगा ग्लोमेरुलस की वॉल्स पे, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस, तो उससे क्या होगा, ये ब्लड जो है ये छन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस, और उससे क्या होगा, ये ब्लड जो है वो छन के बाहर आ जाएगा, राइट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। और या ये जो ब्लड है ओइंग टू द इंक्रीज प्रेशर दिस विल कम आउट एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है। और यही होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस विच इज़ फेवरेबल, ठीक है, जो फेवर करता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। मैंने उसको पूरे पीछे उसके पीछे का मैकेनिज्म समझाया कि हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है समवेयर अराउंड 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 60 mmHg होती है, ठीक है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव प्रेशर्स में। बनाए से नेगेटिव प्रेशर्स, नेगेटिव डू नॉट मीन नेगेटिव पर से, ठीक है, कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, बट नेगेटिव का मतलब है ये वो प्रेशर्स हैं जो अपोज कर रहे हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। तो उसमें से एक है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और फिर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस, याद है, रिलेट कर पा रहे हो। ऑस्मोसिस होता क्या है, इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू टू डिफाइन इट, कैन यू जस्ट क्विकली डिफाइन इट इन द कमेंट्स 1 2 3। आई होप यू हैव डन इट।
you've paused the video, you've jot down that quick comment in the comments down below. अगर मैं बात करूँ ब्लड colloidal osmotic pressure की, तो जो ऑस्मोसिस बेसिकली होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. बेसिकली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. अब इसका एक और डेफिनेशन होता है जो कि होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो वाटर का मूवमेंट अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, या फिर वाटर का मूवमेंट सल्यूट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन में. ठीक है, सो हाँ वी विल गो विद द सेकंड डेफिनेशन. ठीक है, विच इज मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. ठीक है, अब ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं. अब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा होता है, अगर आप ध्यान से समझो. अब देखो एक्चुअली में ना ये जो फिल्ट्रेट होता है बेसिकली फिल्ट्रेट, ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट में ना पूरा का पूरा ब्लड नहीं छन के आता, ओनली ब्लड का प्लाज्मा पार्ट. और प्लाज्मा में से भी सारे बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो हटा दो, कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स छन के नहीं आता. मान लो कोई फॉर्म्ड एलिमेंट छन के आ रहा है, then that's a serious thing, that's a matter to be looked at. For example, अगर ब्लड छन के आ रहा है दैट इज RBCs वगैरह, तो हीमैटूरिया. ठीक है, अगर WBCs हैं, ठीक है, तो पायरिया वगैरह, पस वगैरह, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, यूजुअली कंपोनेंट्स यूरिन में नहीं छन के आने चाहिए, बट अगर आ रहे हैं, ठीक है, देन दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन. ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन्स हो गए, कोई भी एज सच हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, ये सब नहीं छन के आते. तो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट छन के आता है. ठीक है, एक्सक्लूडिंग ऑल द प्रोटीन्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें जो भी थोड़े बहुत डिसॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं बस वो आ जाते हैं छन के. अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे क्या है, वाटर मूव करेगा फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सल्यूट का हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस ब्लड में है, ब्लड में, क्योंकि ग्लोमेरुलस में तो ब्लड ही है ना. बोवेन्स कैप्सूल में तो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस में तो जो है वो अभी भी ब्लड ही है. ठीक है, तो यानी यहाँ पे बेसिकली ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उसमें जितने भी डिजॉल्व एलिमेंट्स हैं, जितने भी सल्यूट्स प्रोटीन्स विच आर डिजॉल्व इन द ब्लड, ये एक नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. यानी बेसिकली यहाँ पे स्पेशली एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करूँ, सो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ना बेसिकली दे क्रिएट एन ऑस्मोटिक पुल. इनफैक्ट उल्टा है, जो ऑस्मोटिक पुल क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये पानी को अट्रैक्ट कर रहा होता है. नियर बाई टिश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे टिश्यू फ्लूइड जो होता है जहाँ से ब्लड निकल के पतली पतली कैपिलरी से फेनेस्ट्रे के थ्रू अगल बगल वाले सराउंडिंग टिश्यूज़ में चला जाता है. सो ये तो एल्ब्यूमिन उल्टा एक ऑस्मोटिक पुल क्रिएट करता है, और ये तो वाटर को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग वेसल्स. ठीक है, तो एक नेगेटिव प्रेशर लगा रहा है. वाटर को इसने ग्लोमेरुलस में बहने तो नहीं दिया, उल्टा सराउंडिंग टिश्यूज से, अगल बगल वाले टिश्यू से उल्टा वाटर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, एंड हेंस एक्सर्टिंग ए नेगेटिव प्रेशर. इसकी वैल्यू होती है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. फिर आता है हमारे पास थर्ड विच इज़ कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्या आता है, CHP विच इज़ कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूँ बेटा, capsular hydrostatic pressure is filtrate of the Bowman's capsule exerts an opposing pressure. अब exactly देखो capsular hydrostatic pressure में क्या है, capsular comes from the word Bowman's capsule, hydrostatic. अब देखो जहाँ से जो फिल्ट्रेट छन के Bowman's capsule में गया, ठीक है, आपको यहाँ पे accumulate होता जा रहा है. मान लो फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक कि मान लो जैसे कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है ऊपर से. ठीक है, अब वो बाल्टी में अगर मान लो पानी भरा हुआ है, तो वो बाल्टी नहीं चाहेगी कि उसमें और पानी डालो. ठीक है, और तो बाल्टी में ऐसा नहीं, बट बिकॉज उसमें इतनी स्टोरेज ही नहीं है, राइट. तो ऐसे ही बोवेन्स कैप्सूल में जो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, फिल्ट्रेट एक्यूमुलेट हो जाता है, वो नहीं चाहेगा कि और फिल्ट्रेट आए यार, ऑलरेडी फिल्ट्रेट है. तो ये जो फिल्ट्रेट है, the fluid or the filtrate which gets accumulated in the Bowman's capsule kind of resist filtration, right. तो ये resist करता है filtration को, it does not really, और ये opposing सा pressure लगाता है कि नहीं भाई तू मत आ इधर छन के. ठीक है, कितनी क्या वैल्यू होती है इसकी, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट. तो ओवरऑल ये जो प्रेशर्स है, पॉजिटिव प्रेशर्स और नेगेटिव प्रेशर्स, यानी फेवरेबल प्रेशर्स इन इफेक्टिव अपोजिंग प्रेशर्स, दे काइंड ऑफ डिसाइड द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है टोटल प्रेशर जो प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द पॉजिटिव प्रेशर्स माइनस द नेगेटिव प्रेशर. पॉजिटिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसमें से आप माइनस कर दो नेगेटिव या अपोजिंग प्रेशर. एक हो गया ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू थी 60 mmHg. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हैड अ वैल्यू ऑफ 30 mmHg. कितनी थी, 30 mmHg. और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, इट वाज 20 mmHg. ठीक है, तो अगर आप नेट प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव में आ रहा है 10 mmHg, तभी तो फेवरेबल होता है. यानी पॉजिटिव नेट जो प्रेशर है इट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी जो फिल्ट्रेट होगा वो बनेगा तो है डेफिनेटली. ठीक है, अब देखो याद रखना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ओनली द प्लाज्मा पार्ट इज व्हाट इज गेटिंग फिल्टर्ड, राइट. द प्रोटीन्स एंड ऑल आर लेफ्ट बिहाइंड. खाली जो प्लाज्मा पार्ट है वही छनके जा रहा है. ठीक है, प्रोटीन वगैरह सब पीछे ही रह जाते हैं. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी. इतना सबको समझ आया. ठीक है, नाउ लेट्स एक्चुअली ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एनसीईआरटी सेज विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है,
आप देखो यूरिन फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन बाय एनसीईआरटी. यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन व्हिच टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ना बेसिकली, सॉरी यूरिन फॉर्मेशन या क्या, उसमें बेसिकली तीन मेजर स्टेप्स होते हैं. एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन. और ये तीनों के तीनों अलग अलग पार्ट्स में हो रहे होते हैं नेफ्रॉन के. ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस. जो ग्लोमेरुलस की मदद से हो रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute, right? ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज 1100 से 1200, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड का जो है वो फिल्टर होता है किडनी से. ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, ठीक है, किडनी से पर मिनट, हर मिनट में. ठीक है, 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है किडनी से. अब यही लाइन कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, राइट? वाई वाज लाइक deliberately repeating it or to attract everybody's attention because wait a minute. ठीक है, we just said something different, right? हमने बोला था कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है which is 1/5 of blood pumped by the heart reaches the kidney. ठीक है, वो आता है फिल्ट्रेशन के लिए. उसमें से 125 फिल्ट्रेट कितना बनता है? जस्ट 125 ml पर मिनट, राइट? तो एनसीईआरटी का ये कहना कि ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, कि 1100 से 1200 ml ब्लड क्षमता है, is wrong actually. ठीक है, दिस इज द फ्रेमिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज वेरी रॉन्ग हियर बिकॉज वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दे रही है. और ये एनसीईआरटी खुद ही बात कहेगी, अपने आप को प्रूफ करेगी. एनसीईआरटी खुद बोलती है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म, कितना ब्लड छना, कितना फिल्ट्रेट बना पर मिनट इज कॉल्ड द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और जो कि कितना होता है? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, यानी 125 ml ब्लड पर मिनट छन रहा है. तो फिर एनसीईआरटी का यहाँ पे कहना कि 1100 से 1200 ml of blood is filtered, 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है बाय द किडनीज पर मिनट, दिस इज गिविंग अ रॉन्ग मैसेज. तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई एंड डीकोड द मिस्ट्री. एनसीईआरटी का ये कहना कि 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट मीन्स कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है इट इज़ कमिंग फॉर फिल्ट्रेशन इन द किडनीज. ठीक है, 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है. आई नो द कंस्ट्रक्शन एंड द फ्रेमिंग इज वेरी रॉन्ग हियर, बट वट इज़ द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू नो. एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स हैं. ठीक है, अगर आप बहुत सारे देखोगे देर इनफैक्ट फ्रॉक की, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल इफ आई हो तो गिव यू फ्रॉक. अगर आप एनसीईआरटी की समरी पढ़ोगे तो फ्रॉक में वहाँ दे रखा है कि सिंगल सर्कुलेशन होता है. इमेजिन सिंगल सर्कुलेशन इज एक्चुअली सीन इन फिशेस. ठीक है, तो बहुत ऐसे पैराडॉक्स दिखेंगे. ठीक है, आपको सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग कि 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट का मतलब है कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो आ रहा है किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए. ठीक है, विच इज रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ठीक है, इन अ मिनट. अब देखिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओवरऑल पॉजिटिव प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है थ्रू द 3 layers. एंड व्हाट वर दोस 3 layers? एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एंडोथेलियम, epithelium of the women's capsule वो भी inner layer was made up of specialized epithelial cells which were podocytes, और एक basement membrane होती है दोनों के बीच में. The epithelial cells of the women's capsules called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called as filtration slit or slit pores. ठीक है, जो एक्चुअली में epithelial cells होते हैं women's capsule के, the epithelial cells of the women's capsule are called as podocytes. ठीक है, जो epithelial cells होते हैं women's capsule के, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वुमेन्स कैप्सूल के, उनको पोडोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था उनके बीच में दे आर अरेंज इन अ वेरी इंट्रिकेट मैनर, बहुत इंट्रिकेट तरीके से अरेंज हैं. देखिए, एक दूसरे में से लिपट के इंटरडिजिटेट होकर, देखो आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी दे आर अरेंज इन अ वेरी इंट्रिकेट मैनर. आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो अरेंज हैं. दे लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, इनके बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं. ठीक है, जिनके थ्रू एक्चुअली फिल्ट्रेशन रहती है. देखो इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं जिनसे एक्चुअली में फिल्ट्रेशन हो जाती है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एंड दे लीव बिहाइंड सम माइन्यूट स्पेसेस, और इन स्पेसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. अब ब्लड इतने बारीकी से छन रहा होता है ना, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी थिन. हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत पतले होते हैं, राइट? सो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, ब्लड इतनी बारीकी से छन रहा होता है कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन. ठीक है, लगभग प्लाज्मा का जो पूरे कॉम्पोजिशन है सर, पूरे का पूरा प्लाज्मा में जितने भी डिजॉल्व एलिमेंट्स है, बेसिकली डिजॉल्व सारे जो हैं चीज़ें, वो मोटी मतलब जो डिजॉल्व चीज़ें हैं वो सब छन जाती हैं. बट सब प्रोटीन्स हो गए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, दे रिमेन बैक इन द ग्लोमेरुलस. ठीक है, वो दे आर नॉट पास्ड ऑन टू द ल्यूमेन, राइट? ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसलिए हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन.
अब यहीं से कुछ टर्मिनोलॉजीज उठाएंगे हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म, कितना फिल्ट्रेट बना बाय द किडनीज पर मिनट, उसको हम बोलते हैं GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, विच इज़ 180 लीटर्स अ डे, राइट, विच इज़ 180 लीटर अ डे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी फिर बात करेगी JGA की, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जो कि हमने भी अभी डिस्कस किया था, राइट। एनसीईआरटी बोलती है द किडनीज हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द GFR, राइट। अब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हर चीज़ परफेक्टली होती है बॉडी में एवरीथिंग हैज़ टू बी वेल कोऑर्डिनेटेड, राइट। जैसे कि हमारे केस में वी नॉट डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड ऑल द टाइम, देयर आर चेक पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हमें अपने आपको रियलिटी चेक देना होता है, ठीक है, जहाँ पे हम कहीं डिविएट हो रहे होते हैं ट्रैक से, एंड वी ट्राई एंड ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल, ठीक है। हम जेन मोड में आने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई एंड ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज आइदर एक्सट्रीम्स आर बैड, ठीक है। अब वैसे ही बॉडी में भी कुछ होता है, किडनीज हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म, किडनीज में इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हम रेगुलेट कर रहे होते हैं GFR को, ऐसा ही एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है कई सारे, और हम ये सब पढ़ेंगे वाइल वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ GFR, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। बट अभी बिकॉज JGA का डिस्कशन दिया है यहाँ पे, तो वी डिस्कस इट बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट विद जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, ऐसे ही एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है which is carried out by JGA, juxtaglomerular apparatus. JGA is a special sensitive region formed by cellular modifications in the DCT and the efferent arteriole at the location of their contact, right? JGA क्या होता है? juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus कैसे बनता है? It's a special sensitive region formed by the cellular modification in the DCT. हम सबने पढ़ा है JGA कैसे बनता है? efferent arteriole जो बेसिकली होता है, ठीक है, efferent arteriole जो बेसिकली होता है, efferent arteriole के कुछ सेल्स they get modified and they are referred to as JG cells, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे DCT जो होता है उसके कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर मैकुलर डेंसा, ठीक है। तो JGA बेसिकली एक स्पेशल रीजन है जो किससे बनता है? सेलुलर मॉडिफिकेशंस ऑफ द DCT एंड द एफरेंट आर्टेरियोल एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। बेसिकली ये JGA काम कब करता है? ये लो GFR के केस पे काम करता है, और ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है। A comparison of the volume of filtrate formed per day, which is 180 liters per day, with that of the urine release, which is 1.5 liters, suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. अब देखो 125 ml ब्लड, 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है हर मिनट में, यानी अगर हम इसे पूरे दिन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो इट्स 180 लीटर्स, यानी 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है एक दिन में, ठीक है। लेकिन क्या हम 180 लीटर यूरिन रिलीज कर रहे हैं? नॉट एट ऑल, राइट। वी जस्ट हार्डली रिलीजिंग 1.5 मैक्स टू मैक्स 2, राइट, ठीक है। इतना यूरिन रिलीज कर रहे हैं, विच मीन्स जो लाइक मेजॉरिटी लाइक 99% ऑफ द फिल्ट्रेट है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, बाय द रीनल ट्यूब्यूल। तो इसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन डिटेल। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को अच्छे से समझने के लिए बिकॉज यहाँ पे आएगा पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन बिकॉज दिस इज अ रिलेटिवली लॉन्ग टॉपिक, ठीक है। अब मैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अब मैं इसे रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा हूँ? व्हाई एम आई सेइंग द वर्ड रीअब्जॉर्प्शन? ये मतलब अगेन अब्जॉर्प्शन, यानी फर्स्ट टाइम बिकॉज अब्जॉर्प्शन इज ऑलरेडी हैपेंड इन द GI ट्रैक्ट। अब एक्जैक्टली देखो क्या होता है, व्हेनेवर वी आर ईटिंग एनीथिंग, हम कुछ खाते हैं पीते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स उस सब्सटेंसेस है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं, और ये जो है ये हमारे GI ट्रैक्ट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये हमारे GI ट्रैक्ट था, तो GI ट्रैक्ट से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दे आर बीइंग अब्जॉर्ब फ्रॉम योर GI ट्रैक्ट इनटू योर ब्लड, राइट। तो ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि बोमेंस कैप्सूल, इससे निकले PCT से निकले लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब इनके अराउंड कैपिलरी नेटवर्क है, तो यहाँ पे जब रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, ठीक है, जब यहाँ पे हम दोबारा चीज़ों को अब्जॉर्ब करेंगे ब्लड में, तो यहाँ ये दूसरी बार हो रहा है बिकॉज पहली बार ये GI ट्रैक्ट में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन। यहाँ पे इट्स हैपनिंग फॉर द सेकंड टाइम एंड हेंस द वर्ड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, हेंस वी कॉल इट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगी, कुछ चीज़ पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगी, बट उससे पहले उन सबको समझने से पहले एक वर्ड आता है ऑस्मोलैरिटी। आई एम श्योर आप सबने केमिस्ट्री में, इनफैक्ट हम केमिस्ट्री में सुनते हैं मोलालिटी, ऑस्मोलैरिटी हम नहीं सुनते। Osmolarity is not used in your chemistry syllabus so far, right? Osmolarity is not used. हम osmolarity और बच्चे को लगता है कि it's one and the same, ठीक है। अगर देखा जाए तो ऐसे कोई मतलब डिफरेंसेस ऑफ कोर्स हैं, आई विल नॉट से कि डिफरेंसेस नहीं है। बहुत सारे लोग टीचर्स बोलते भी हैं जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सिमिलर से होते हैं, नहीं। एक्चुअली में ऑस्मोलैरिटी को मैं जनरल मेडिकल साइंस की डेफिनेशन नहीं करूँ तो ऑस्मोलैरिटी इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज ऑस्मोल पर लीटर, राइट।
पहले तो मतलब कहीं ना कहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन ही कि मतलब कितने सल्यूट्स डिजॉल्व है, लाइक व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन, राइट। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ऑस्मोल, ठीक है, ऑस्मोल पर लीटर। इट इज़ एक्चुअली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो बेसिकली तो अब हम ये मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। देखो ऑस्मोलैरिटी से ना कहीं हमें बेसिकली इट विल काइंड ऑफ हेल्प अस मेजर हाउ अ सोल्यूशन और हाउ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन कैन एक्चुअली अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सबको पता है लेट्स से कि जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है या फिर ज़्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है, वहाँ सॉल्वेंट अपने आप खिंचा चलाता है। हम बोलते भी नहीं, दिस अ लाइन विच है सल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, राइट। तो जहाँ सल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ सॉल्वेंट खिंचा चला जाता है, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे हम ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं यहाँ पे कि वो हमें कहीं ना कहीं आइडिया लगता है, हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कैसे एक सोल्यूशन विल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी है तो एक तरीके की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यानी डायरेक्ट अगर हम बेसिक बात याद रखें तो ऑस्मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। ऑस्मोलैरिटी है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है, जितना ज़्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा बॉडी की ऑस्मोलैरिटी में तो उतनी ही ज़्यादा होगी उस चीज़ की, जितना सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑस्मोलैरिटी उतनी ही कम होगी उस पर्टिकुलर लिक्विड की। अगर हम बात करें ब्लड की ऑस्मोलैरिटी की, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इज़ नियरली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इज़ नियरली 300 मिली ऑस्मोल MOL ऑस्मोल पर लीटर, राइट। ठीक है, आई फॉरगॉट टू राइट MOL हियर, तो इट्स 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो इसको और थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। लेट्स से यहाँ पे आपको दो कंटेनर्स दिख रहे होंगे A एंड B, ठीक है। इमेजिन दोनों कंटेनर्स में जो सॉल्वेंट है वो सेम है, राइट। इसमें भी 100 ml सॉल्वेंट है, B में भी 100 ml सॉल्वेंट है, बट इसमें जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें 100 ml सॉल्वेंट में 100 ग्राम्स ऑफ सल्यूट है और इसमें 100 ml सॉल्वेंट में 50 ग्राम्स ऑफ सल्यूट है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स दिस इज नो ब्रेनर, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो तो हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा ही नहीं, राइट। हमारे पास जो सल्यूट बचा जिसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, सल्यूट हमें पता है ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट, यानी जिसमें सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। और हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 100 ml में 100 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व है, यहाँ पे 100 ml में 50 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व है, राइट। तो बेसिकली जो A है उसकी ऑस्मोलैरिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू B, राइट। सो ऑस्मोलैरिटी ऑफ A इज हायर इन कंपैरिजन टू B। ऑलराइट, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले में बात करें तो ये सेकंड वाले केस में, तो अब देखो फॉर एग्जांपल अगेन दो कंटेनर्स हैं A एंड B। अब इस बार मैंने क्या कहते हैं, मैंने सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है, इसमें भी 100 ग्राम सल्यूट है, इसमें भी 100 ग्राम सल्यूट है, राइट। दोनों में सॉल्वेंट, जैसे A वाले की अगर मैं बात करूँ तो A में जो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 100 ml, वेरेज अगर मैं B में बात करूँ, B में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज 200 ml, राइट। तो अगर आप मुझे बताओ अब इसमें किसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो देखो बिकॉज दोनों में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम है, विच इज 100 ग्राम्स ईच, राइट। तो सल्यूट तो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा ही नहीं, रहनी हमारे पास पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, सॉल्वेंट के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। और हम सबको पता है ऑस्मोलैरिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट से, राइट। यानी जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम होगी, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों में 100 ग्राम सल्यूट है, यहाँ पे 100 ग्राम सल्यूट जो है वो 100 ml में प्रेजेंट है, यहाँ पे 100 ग्राम सल्यूट 200 ml में प्रेजेंट है। तो यहाँ सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम है, यानी ऑस्मोलैरिटी ऑफ A विल बी मोर देन दैट ऑफ B। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारा एक बार ब्लड में अभी ऑस्मोलैरिटी आपने बोला कि मैम आपने क्यों टाइम वेस्ट किया, एक्चुअली में टाइम वेस्ट नहीं था, इट वाज वेरी मच नीडेड एंड इफ यू हैव नॉट पेड अटेंशन टू दिस पार्ट, ट्रस्ट मी, काउंटर करेंट मैकेनिज्म रट रहे होगे जस्ट लाइक द मेजॉरिटी ऑफ 95% पीपल, राइट। काउंटर करेंट मैकेनिज्म जैसे एक्चुअली फिनोमेना यू कैन हेट द सब्जेक्ट एंड ब्लेम इट कि ओ माय गॉड बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट होता है बिकॉज यू हैव नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। एंड देन यू ब्लेम द सब्जेक्ट एंड देन यू हेट इट एंड देन यू लाइक अरे इसमें सिर्फ रटना ही होता है, नहीं। इफ यू ट्राई एंड कंसेप्चुअली रिलेट एंड कनेक्ट द डॉट्स, इट्स वेरी वेरी कंसेप्चुअल, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। these are all biological phenomena that if you actually try and understand, data of course have to be remembered, right। but आप सोचते you hate the subject as in कि सब कुछ रटना ही है, तो आपने कभी समझा ही नहीं है सब्जेक्ट को इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, एक बार हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, अब हमारे पास क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन किससे होती है, PCT से होती है। सबसे पहले आप देखो ब्लड से बेसिकली अब क्या था हमारे पास, वोमेंस कैप्सूल से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अब वोमेंस कैप्सूल से किस में जाएगा, PCT में जाएगा, दैट्स द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट। PCT की बेसिकली हम एपिथेलियम की बात करें, PCT में कौन सी एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया था ब्रश बॉर्डर, बेसिकली ब्रश यानी माइक्रोविलाई,
क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जिनकी जो फ्री सर्फेस या पाइकल सर्फेस होती है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विच आर रेफर्ड एज माइक्रोविलाई, ऑफ कोर्स विच हेल्प इन, ये सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। और हम बोलते भी कि जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, दैट हैपेंस इन पीसीटी, राइट। ठीक है, तो बेसिकली अब एक कुछ और जो टर्म्स है वो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहली बात तो यही कि मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, वो किससे होती है, पीसीटी से होती है, ठीक है। 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर बीइंग रीअब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी, लगभग 100% ग्लूकोज अमीनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी से, राइट। सो ऑलमोस्ट लाइक नियरली 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर बीइंग रीअब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी, राइट। 100% लगभग पूरा 100 का 100% ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, फ्लोराइड आयन्स, सब नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, वाटर, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग रीअब्जॉर्ब, जिसमें कुछ चीज़ें एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। बनाई एक्टिवली यानी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एटीपी कंज्यूम होगी, एटीपी लगेगा, बट कुछ चीज़ें जो पैसिवली उसके पीछे पीछे आराम से रीअब्जॉर्ब हो जा रही हैं, ठीक है। ठीक है, सो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम और पोटेशियम आयन, ये चार जो है जो मैंने ऊपर एक सीक्वेंस में लिखे हैं, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, इनके रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें एटीपी खर्च करनी पड़ती है। और एक अगर मैं बात करूँ क्लोराइड की, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की, यूरिया हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो होते हैं ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, राइट। These are being actively reabsorbed from the PCT, whereas there are certain substances which are being passively reabsorbed. अब बात करते हैं बाइकार्बोनेट की, जिसको मैंने इसके एनसर्कल भी किया। I have written it gets absorbed from the PCT and gets reabsorbed from the DCT. अब इसकी केस में मैंने अब्जॉर्ब लिखा। बाइकार्बोनेट जो है ना एक्चुअली में ये जब हमारा डाइजेशन होता है तो बाइकार्बोनेट हमारा ऐसे ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होता जीआई ट्रैक्ट से, बाइकार्बोनेट पहली बार ब्लड में अब्जॉर्ब हो रहा होता है पीसीटी में यहाँ की, इसलिए यहाँ पे वर्ड रीअब्जॉर्ब की जगह अब्जॉर्ब बोला है, बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीसीटी, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट पहली बार अब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में पीसीटी में, तो हेंस द वर्ड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी, और ये दोबारा अब्जॉर्ब होगा, ठीक है, डीसीटी से, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर लेंगे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। तो बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी से, बट रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एक्चुअली में कहाँ से हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से हो रहा है, राइट। लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो है वो पीसीटी से ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक होता है, फिल्ट्रेट आइसोटोनिक होता है। अब दिस इज़ वन पार्ट स्टूडेंट्स गेट वेरी कन्फ्यूज, टोनिसिटी क्या होती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। हमने पहले इस चीज़ ऑस्मोलैरिटी या टोनिसिटी से रिलेटेड जो पढ़ी थी कि पहले ब्लड में जो ऑस्मोलैरिटी वो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। या अब देखो, अब बनाए से आइसो मीन सेम, टॉनिक मतलब टोनिसिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से। तो बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक है, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक है, उसका क्या मतलब है, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक है, मतलब इट हैज़ द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर एज द ब्लड प्लाज्मा, राइट। तो फिल्ट्रेट बेसिकली जो है जब मैं कहती हूँ फिल्ट्रेट आइसोटोनिक है, मतलब फिल्ट्रेट की जो टेक अ डीप ब्रेथ, व्हेन आई से फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक, इसका मेरा मतलब क्या है, फिल्ट्रेट आइसोटोनिक है मतलब फिल्ट्रेट में सेम कॉन्सेंट्रेशन है सल्यूट्स ऑफ वाटर की एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा में जो प्लाज्मा छन के आया, राइट, प्लाज्मा पार्ट छन के आया, प्रोटीन्स को हटा दो, ठीक है, उसमें वाटर था और कोई डिजॉल्व सॉल्ट्स और सल्यूट्स थी। अब ठीक है, अब बेसिकली अभी तक कुछ भी रीअब्जॉर्ब तो ऐसा छुआ नहीं है मेजरली। तो बोवेंस कैप्सूल में भी हम ये बोलते हैं कि जो फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी उसकी बेसिकली जो ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब इसका मतलब क्या है, यानी इस फिल्ट्रेट की जो कॉम्पोजिशन है विच इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन वाटर वो सिमिलर होती है ब्लड प्लाज्मा की, एंड हेंस वी से दैट इट इज आइसोटोनिक, ठीक है। एंड इवन व्हेन द फिल्ट्रेट एक्चुअली गोज फ्रॉम द बोवेंस कैप्सूल टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिल्ट्रेट स्टिल रिमेन्स आइसोटोनिक। क्यों? अब आप बोलोगे कि अच्छा बोवेंस कैप्सूल में जब एसिड को मेजर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, तो चलो हमने मान लिया कि वहाँ से जो प्लाज्मा छन के आया उसकी कॉन्सेंट्रेशन से और जो फिल्ट्रेट बना एक्चुअली बोवेंस कैप्सूल में, हाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर हो सकती है ब्लड प्लाज्मा से, बट पीसीटी में तो चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, तो इसमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स और वाटर कैसे सेम होगी ब्लड प्लाज्मा से। एक्चुअली में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है द वाटर एंड सल्यूट्स दे आर बीइंग रीअब्जॉर्ब इन अ सिमिलर प्रोपोर्शन, ठीक है, एक सिमिलर प्रोपोर्शन में रीअब्जॉर्ब हो रहा है कि मतलब पानी जितना से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उस हिसाब से सल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है ना दैट इज स्टिल सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, राइट। तो पीसीटी के केस में भी जो फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक ही रहता है, राइट, जाने इसकी ऑस्मोलैरिटी अभी भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही रहती है, जस्ट लाइक द ब्लड, ठीक है। अब ध्यान रखना, वेरियस सब्सटेंसेस दे हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज इन द ब्लड, राइट, मतलब द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अप टू विच दे कैन रीअब्जॉर्ब। इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस व्हेन आई से थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि देखो
कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड हो सकती है, राइट? अनलिमिटेड इज जस्ट मिथ, राइट? ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ भी अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है? तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि अनलिमिटेड कुछ भी नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है? इन द सेम वे जब हम रीअब्जॉर्ब भी करा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कितना भी कुछ आ जाए हम सब रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? देयर इज अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी रीअब्जॉर्ब। अगर इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड कर जाती है तो देयर बी अ साइकोलॉजिकल, देयर बी अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी, राइट? बॉडी में कुछ हरकत दिखेगी आपको, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे जब मैंने थ्रेशोल्ड वर्ड मेंशन किया और मैं बोलती हूँ ग्लूकोज हैज़ द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज की, यानी किडनीज में किडनीज कितना ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर सकती है। सो रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड above which kidneys can no longer reabsorb it and it begins to be excreted out in the urine, ठीक है? मतलब बेसिकली फॉर द हिंदी मीडियम फोक्स आते हैं कि कितना ग्लूकोज ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो सकता है, राइट? कितना ग्लूकोज मतलब देयर आर सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है कि इस हद तक रीअब्जॉर्ब हो सकता है, इससे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट? दिस ओनली अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टू टिल विच द ग्लूकोज कैन बी रीअब्जॉर्ब, इससे ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। बियॉन्ड दिस इट विल स्टार्ट बीइंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। इससे ज़्यादा अगर होगा ना तो जो ग्लूकोज है यूरिन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। ब्लड में उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू मीट हो गई, यानी ब्लड इससे ज़्यादा ग्लूकोज रख नहीं सकता अपने साथ। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, दिस ग्लूकोज विल स्टार्ट बीइंग एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट? सो यही होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है? और ग्लूकोज का अच्छा खासा थ्रेशोल्ड है, यानी अगर ब्लड में अगर आपको सोचो आपकी यूरिन में अगर ग्लूकोज दिख रहा है, ठीक है, जो कि होता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के केस में, डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में होता है ग्लूकोज इन द यूरिन, राइट? एंड दैट्स हाउ यू डिटेक्टेड, ठीक है? दैट्स इवन वन ऑफ द इंडिकेशंस, राइट? इसका मतलब ये है कि ब्लड में आपको जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ग्लूकोज का वो मीट हो चुका है, यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, राइट? और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ब्लड में और ज़्यादा रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है एंड नाउ इट हैज़ स्टार्टेड बीइंग एक्सक्रीटेड, और वो निकल रहा है बेसिकली, ठीक है? अब देखो फिर आती है बात हमारी लूप ऑफ हेनले की। किसकी आती है बात बच्चों? फिर आती है बात हमारी लूप ऑफ हेनले की, ठीक है? अब लूप ऑफ हेनले की अगर मैं बात करूँ तो लूप ऑफ हेनले में बेसिकली हमारे पास पता है हमें दो लिम्स होती हैं, वी हैव द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है बच्चों, एंड देन वी हैव द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है? अब पहली बात तो हम बात करते हैं कि लाइनिंग्स की, व्हाट आर द एग्जैक्टली लाइन है। जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है इसमें क्या होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। यहीं पर अगर बच्चा मैं बात करूँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, इफ आई टॉक अबाउट द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक होता है थिन पोर्शन, एक होता है थिक सेगमेंट। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक होता है थिन सेगमेंट, एक होता है थिक सेगमेंट, राइट? जो थिन सेगमेंट होता है, ठीक है, इट्स मेरे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इट्स लाइन बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जस्ट लाइक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग जो थिन सेगमेंट होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, उसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, बट जो थिक सेगमेंट होता है, ठीक है, उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? अब बात करते हैं चेंजिंग ऑस्मोलैरिटी की। अब क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी अभी तक बोवेंस कैप्सूल में पीसीटी में ऑस्मोलैरिटी जो थी फिल्ट्रेट के, अभी तक वो इट वाज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा, मतलब इट हैड सेम सॉल्यूट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। और अब यहाँ से ऑस्मोलैरिटी चेंज होने लग जाएगी। इनफैक्ट इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले द सॉल्यूशन ऑफ द फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक, ठीक है? हाइपरटोनिक मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, बेसिकली सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, सॉल्यूट जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ ओइंग टू द फैक्ट दैट वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये वाली, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, इट इज़ परमेबल टू वाटर बट नियरली इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक लाइन भी आपको मेंशन होगी एनसीईआरटी में, लिखी होगी कि ओपन अप योर एनसीईआरटीज़ एंड सी, आप जो हम रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी तब हम वी कैन लुक फॉर दैट लाइन, ठीक है? तो जो डिसेंडिंग लूप होती है ना लूप ऑफ हेनले की, वो एक्चुअली परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब क्या होता है, व्हेन आई से समथिंग इज परमिएबल मीन्स इट अलाउज सर्टेन थिंग टू पास थ्रू, ठीक है? और इम्परमिएबल मतलब नॉट अलाउइंग समथिंग टू पास थ्रू, ठीक है? तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है इट इज़ परमिएबल टू वाटर, यानी वाटर को तो पास होने देगी, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, लेकिन इट इज़ नियरली इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नियरली इम्परमिएबल मतलब ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, यानी इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, क्लोराइड आयन, इन सब को ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इन्हें पास नहीं होने देगी। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इन्हें पास नहीं होने देगी, खुद की वॉल से वाटर पास हो सकता है, ठीक है? तब क्या होता है, जैसे जैसे ना बेसिकली यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है? वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है? वाटर यानी रीअब्जॉर्ब होता है। तो एक बात था, पानी निकलता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है, तो हमारे पास सिर्फ सल्यूट्स बच रहे हैं, सल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है, तो ओवरऑल जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, यानी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो 300 मिली ऑस्मोल से 400 मिली ऑस्मोल से 600, फिर 800, फिर 1000, फिर इवेंचुअली एट द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन दिखते हैं,
1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। और ये देखो ये है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले की जो बाहर की स्पेस है ना, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहलाती है। इंटरस्टिशियम इज बेसिकली द स्पेस आउटसाइड समथिंग, ठीक है। जैसे कि हमने इंटरस्टिशियल स्पेसेस उसमें भी देखी थी ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी ट्यूब के बाहर, किसी भी सेल के बाहर या ट्यूब्स के बाहर ये जो स्पेस होती है दैट इज द इंटरस्टिशियम, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम सबको पता है लूप ऑफ हेनले एक्चुअली डिसेंड्स इनटू द मेडुलर रीजन, राइट। तो ऊपर ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, नीचे मेडुलर रीजन है। अभी इस लूप ऑफ हेनले के बाहर की जो जगह है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू गाइस इफ आई कैन, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। मतलब ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये सारी जो खाली जगह है दैट यू कैन सी, ये जो पूरी की पूरी एम्प्टी स्पेस है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली द इंटरस्टिशियम। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, राइट। ये खाली जगह पूरी की पूरी, दिस इज एक्चुअली द इंटरस्टिशियम। अब देखो एग्जैक्टली हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पे ना इंटरस्टिशियम में आप देखोगे कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला, देखो जैसे जैसे आओगे मेडुला में अंदर की तरफ, ऑस्मोलैरिटी का एक सीक्वेंस है। तो बेसिकली ये जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें भी जो ऑस्मोलैरिटी है ना, दैट हैज़ टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द इंटरस्टिशियम, राइट। इंटरस्टिशियम के विद रिस्पेक्ट टू सेम रहनी चाहिए, राइट। अब जैसे देखो ऊपर से नीचे जब हम कॉर्टेक्स से इनर मेडुला में आ रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है 300 से 400 से 600 से 800 से 1000 से 1200, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी, ठीक है, वही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। आपको कैसे मेंटेन रहेगी, बिकॉज यहाँ से और यहाँ पे मेंटेन भी रहती है। कैसे मेंटेन रहेगी, बिकॉज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज एक्चुअली परमेबल टू वाटर, तो वाटर रीअब्जॉर्ब होता जाएगा और जो कॉन्सेंट्रेशन है फिल्ट्रेट का वो इंक्रीज होता जाएगा और इवेंचुअली जब तक वो इनर मेडुला में आएगी तब तक वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग ब्लड अगेन, बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग, सो बट ओके आई विल ट्राई एंड टेक केयर ऑफ इट। अब देखो जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो अभी वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी अब जिसकी ऑस्मोलैरिटी है वो घटनी पड़ेगी, बिकॉज इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरस्टिशियम की से, मतलब इंटरस्टिशियम की जैसी ही रहनी चाहिए, राइट। इट हैज़ टू बी इन एक्चुअल अकॉर्डेंस विद द इंटरस्टिशियम, राइट। तो अब यहाँ पे हमें ऑस्मोलैरिटी कम करनी है, राइट। सो अब नाउ एज इट विल प्रोसीड इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट विल बिकम हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यानी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और वो कैसे होगी, ठीक है। अब बोलोगे आप कैसे होगी। अब एक्चुअली में जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ना बच्चा, दिस इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो सकते हैं, लेकिन दिस इज नियरली इम्परमिएबल टू वाटर, यानी इससे वाटर पास नहीं होगा बट इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही होता है। इससे क्या होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्ब, मतलब इससे ना सोडियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स, देखो आप देख भी सकते हैं सोडियम आयन्स, क्लोराइड आयन, ये सब ना पास होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, इससे। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है उससे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं यानी वाटर बच रहा है, ठीक है, उससे वाटर बस कंजर्व होता जा रहा है और ऊपर तक जब तक पहुँचेगा तो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तक हद तक डिक्रीज होता है। बिकॉज सल्यूट्स तो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं इन द इंटरस्टिशियम, ठीक है, बिकॉज ये परमिएबल है टू सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इम्परमिएबल टू वाटर, राइट। तो अब जब यहाँ से जो ऊपर फिल्ट्रेट पहुँचा उसमें ज़्यादा सल्यूट नहीं है, ठीक है, और उसकी ऑस्मोलैरिटी रह जाती है 300 मिली ऑस्मोल। इनफैक्ट जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच कंटिन्यूज एज द डीसीटी में तो ऑस्मोलैरिटी 200 मिली ऑस्मोल तक भी पहुँच जाती है, ठीक है। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, राइट। तो और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो जैसे कि मैंने बताया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में दो पोर्शन, राइट। यू हैव द थिन पोर्शन एंड यू हैव द थिक सेगमेंट। जो थिन वाला सेगमेंट होता है, राइट, विच इज डायरेक्टली इन कंटिन्यूएशन विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जो थिन पोर्शन होता है मतलब पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई सच एनर्जी या एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, वहाँ से बहुत एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है सब्सटेंसेस का, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में जैसे कि मैंने बोला दो पोर्शन थे, यू हैव द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन यू हैव द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले दैट इज परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है, बट नियरली इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि मैंने बोला जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है दैट इज परमिएबल फॉर वाटर, यानी से वाटर तो निकल सकता है, इट विल अलाउ वाटर टू पास थ्रू बट नॉट द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बिकॉज वाटर निकलता है एंड यू नो एज इट मूव्स डाउन जो सोल्यूशन है वो और कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है, द फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक एज आई जस्ट सेड, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तो उसमें एक्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा होता है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है दैट इज परमिएबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी उससे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सकते हैं, ठीक है, वाटर नहीं निकलेगा। तो एक बात होता है जैसे जैसे ऊपर जाते रहे इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सारे सल्यूट्स तो निकलते जा रहे हैं, तो जो फिल्ट्रेट है दैट इज बिकमिंग हाइपोटोनिक, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने बोला था मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी में होता है, जो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है ना बच्चा वो होता है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में भी एक्जैक्टली कहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ALOH असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होते हैं यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना फिल्ट्रेट की मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी कहाँ पे अटेन होती है, द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले, राइट। जो बेस है ये लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे विच इज़ 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, राइट। सो मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी विच इज़ 1200 मिली ऑस्मोल, 1200 मिली ऑस्मोल
osmol per liter, 1200 milliosmol per liter. This is achieved at the base of the hairpin. I hope this is clear to everybody. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब DCT की. अब किसकी बात करते हैं? DCT की, विच इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड. इतना सबको क्लियर है. ठीक है, अब हम वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज DCT. ठीक है, तो अब PCT, बोवेंस कैप्सूल से PCT से अब हम बेसिकली आ गए हम लूप ऑफ हेनले से अब हम फाइनली मूव ऑन करते हैं DCT में. अब DCT की मैं बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच इज लाइनिंग द DCT. इज नथिंग बट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होती है जो लाइन कर रही होती है DCT को. अब DCT में ना समथिंग कॉल्ड इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हैपेंस. कंडीशनल मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन हैं, कंडीशन हार्ड एंड फास्ट रूल्स अप्लाइड है. मतलब अभी तक देखो बॉडी को मेजरली जितनी भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करनी थी वो हो चुकी हैं. ठीक है, PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सब मोटा मोटा रीअब्जॉर्ब हो चुका है. DCT में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी द सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स आर दे आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब. ठीक है, अब हम बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगे. यू नो, नाउ विल बिकम कॉशियस बिकॉज दिस इज द फाइनल स्टेप. यहाँ पे वी आर ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट. एक बार कलेक्टिंग डक्ट में चीज़ें चली गई, यू नो, इवेंचुअली वहाँ पे हमने फ्लश आउट कर दिया, तो फिर वापस थोड़ी यहाँ से लाओगे. तो इसलिए यहाँ पे बहुत कंडीशनली, बहुत सिलेक्टिवली हम रीअब्जॉर्ब करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड्स. सो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन है इट इज़ सिलेक्टिव. द सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स दे आर रीअब्जॉर्ब सिलेक्टिवली बेस्ड ऑन द बॉडीज नीड्स. कि अच्छा बॉडी में अच्छा कि ये कम है, बॉडी को अच्छा लगता है, इसकी ज़रूरत है, तो क्या बोलते हैं ये रख लेते. ठीक है, द लास्ट चेक, द फाइनल चेकिंग बिफोर यू एक्चुअली थ्रो द गार्बेज. ठीक है, जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिवाली में जब हम रद्दी बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो एक फाइनल चेक होता है ना कि यार एक फाइनल बार देख लो कि अच्छा इसमें से कुछ काम का तो नहीं है जो वी कैन स्टिल यूज़. ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं. ठीक है, सो दैट एग्जैक्टली इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. रीअब्जॉर्प्शन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे हम कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट इज रेफर टू इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन. जैसे DCT से क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है? DCT से यू नो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होता है. बाइकार्बोनेट अब्जॉर्ब हुआ था PCT से फॉर द फर्स्ट टाइम, बट रीअब्जॉर्ब किससे होता है? इट एक्चुअली गेट्स रीअब्जॉर्ब टू यू नो फ्रॉम द DCT. ठीक है, DCT से रीअब्जॉर्ब होता है. इसके अलावा यू नो सोडियम, क्लोराइड, वाटर, ये सारी चीज़ें भी रीअब्जॉर्ब होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड, एंड इट हैपेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, खुद से नहीं हो रहा होता है. इट्स यू नो इट्स नॉट हैपनिंग ऑन इट्स ओन, इट्स रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, हार्मोन्स के इफेक्ट में हो रहा होता है कि जब यू नो हार्मोन्स गाइड करेंगे कि DCT you know now you know reabsorb these substances, only then will reabsorption take place here. इसलिए हमने बोला है कंडीशनल है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स जब एक बात बताओ, जब आप सल्यूट्स को यू नो या फिर सल्यूट्स को बेसिकली रीअब्जॉर्ब कर लोगे तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है बेसिकली या फिल्ट्रेट जो है वो और हाइपोटोनिक हो जाएगा. इनफैक्ट DCT में तो जैसे कि मैंने बोला 200 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक यू नो वो हो जाता है हाइपोटोनिक. ठीक है, काफ़ी जो कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी कम हो जाती है. ठीक है, अब 2 हार्मोन्स हैं यू नो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, वी शैल स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम. पहला है ADH which stands for anti-diuretic hormone or vasopressin, and then the second one is aldosterone जिसको हम actually which is a type of mineralocorticoid actually. सबसे पहले हम बात करते हैं ADH की. ADH एंटी-डायरेटिक हार्मोन. क्या आप मुझे बता सकते हो किसका हार्मोन है? एक्चुअली हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है. और ये हाइपोथैलेमस के एक्चुअली 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और दूसरा ये होता है ADH यानी वैसोप्रेसिन. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी दे प्रोड्यूस्ड ऑन द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, बट वेयर आर दे एक्चुअली stored? They are actually stored in the posterior pituitary, right? posterior pituitary में स्टोर होते हैं, they stored in the posterior pituitary. ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, मान लो बॉडी पे सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस posterior pituitary को बोलता है कि posterior pituitary ये ADH को रिलीज कर दूँ. अभी ADH जाएगा तो इसका एक्ट ऑन द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल. दैट इज द लाइन विच इज मेंशन्ड इन एंथेरी. लैटर पार्ट यानी बाद वाले हिस्से, एक होते प्रॉक्सिमल पार्ट्स वाले, लैटर मतलब दूर वाले डिस्टल पार्ट्स. ठीक है, तो जैसे बोवेंस कैप्सूल हो गया, PCT हो गया, लूप ऑफ हेनले, तो पास वाले हिस्से. अब लैटर पार्ट्स क्या हो गए? DCT कलेक्टिंग दीज आर लैटर पार्ट्स. तो ये ADH जब रिलीज होगा तो एक्ट ऑन द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जो कि बेसिकली हो गए हमारे DCT और कलेक्टिंग डक्ट, उनसे वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा. तो बेसिकली ये क्या करता है ना, ADH दिस मेक्स द वॉल ऑफ द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट मोर परमेबल टू वाटर. इनकी वॉल में कुछ चेंजेस लाके इनकी वॉल को बहुत परमेबल कर देता है वाटर के, मतलब वाटर के लिए, मतलब यानी इनकी वॉल से वाटर और आसानी से रीअब्जॉर्ब हो सकता है. ठीक है, तो अब इनकी वॉल्स पे काम करके बेसिकली हेल्थ इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन. DCT और PC कलेक्टिंग डक्ट से पानी रीअब्जॉर्ब कराता है. ठीक है, अब पानी रीअब्जॉर्ब करा लिया वापस बॉडी में, तो यानी यहाँ से अब जो यूरिन जाएगी
वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, एंड हेंस इट प्रिवेंटेड लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है, तो वो नहीं होने देता बेसिकली, इन अ वे हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे कि हम नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन जिसको हम इट्स अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से आपको एक हिंट मिलेगा कि मिनरल्स रिअब्सॉर्ब करेंगे। फिर आता है एल्डोस्टेरॉन, किसका हार्मोन होता है, इट्स अ हार्मोन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट आर एड्रीनल्स। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था किडनी के ऊपर, दीज किडनी हैव्स दीज आर द एड्रीनल ग्लैंड, इनका ही। अब एड्रीनल ग्लैंड के भी एक्चुअली दो पोर्शन होते हैं, राइट, द आउटर पोर्शन इज द आउटर जोन इन एनीथिंग इज द कॉर्टेक्स रीजन, है कॉर्टेक्स जो होता है एड्रीनल का, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसका हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब एल्डोस्टेरॉन जिसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो रीअब्जॉर्प्शन कराएगा मिनरल की, और कौन से मिनरल की, स्पेसिफिकली सोडियम की, ठीक है। सो इट विल अब्जॉर्ब सोडियम एंड देयरबाय इनडायरेक्टली अब्जॉर्बिंग वाटर। तो आई एम श्योर आप सबने वो सुना होगा कि यू नो सल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, तो सल्यूट जहाँ जाता है वहीं उसके पीछे पीछे सॉल्वेंट भी चला जाता है। तो यहाँ पे ना उल्टा गेम होगा, बिकॉज इसने डायरेक्टली काम करा लिया। अब एल्डोस्टेरॉन थोड़ा सा डर रहा है यार, ये यार मैं डायरेक्टली से बोल दूंगा, ऐसे बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो ये Na यानी सोडियम का सहारा लेता है। तो बेसिकली ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये जाएगा DCT पे जाएगा, और DCT ना सोडियम रीअब्जॉर्ब कराता है, Na+ रीअब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। अब Na+ को इसे पता है क्योंकि जहाँ Na+ जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर खींचा चला जाएगा, बिकॉज दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, राइट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि Na+ का सहारा लेता है, बिकॉज ये डायरेक्टली H2O को जाके कन्फ्रंट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि चल तू मेरे साथ, क्योंकि उसे पता है कि H2 मना भी कर सकता है ना, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये किसके सहारा लेता है, ये लेता है Na+ का सहारा। तो बेसिकली जो एल्डोस्टेरॉन है, दिस इज जस्ट स्टोरी, यू नो, टू हेल्प यू कनेक्ट द डॉट्स, राइट, एंड फ्रेम द सेंटेंस। एक्चुअली में ऐसा थोड़ी हो रहा था, ये वर्बल डायलॉग जो हमारे बीच हो रहा होता है ये इनके बीच में थोड़ी होता है। यहाँ पे तो सब कुछ सिर्फ नर्व इम्पल्सेस और यू नो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स के थ्रू हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे हार्मोन के थ्रू, हार्मोन बेसिकली हमारा एल्डोस्टेरॉन आएगा। एल्डोस्टेरॉन विल एक्चुअली डायरेक्ट द TCT टू अब्जॉर्ब सोडियम, और सोडियम एक बार अब्जॉर्ब हुआ तो उसके पीछे पीछे वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और वाटर अब्जॉर्ब कर लिया तो इट इन अ वे अगेन प्रिवेंटेड डायूरेसिस प्रिवेंट होने से रोक लिया, मतलब डायूरेसिस को प्रिवेंट कर दिया, ठीक है, यानी डाइल्यूट यूरिन यानी लॉस ऑफ वाटर से बचा लिया। अब ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एक तरीके की डायबिटीज़ की, जिसको एक्चुअली बच्चा हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, राइट। वी रेफर टू दिस एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। ना दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर ब्लड शुगर, ठीक है। जैसे कि यूजुअली हम डायबिटीज़, यू नो, द मिनट भी हियर डायबिटीज़, हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो होती है डायबिटीज़ कि ओके मतलब शुगर बढ़ा हुआ है इन लोगों का। एक्चुअली में डायबिटीज़ इंसिपिडस इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू ब्लड शुगर एट ऑल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड देन वी शैल प्रोसीड। अब एग्जैक्टली देखो क्या होता है। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ एज आई वाज सेइंग, डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ब्लड शुगर। ब्लड शुगर से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू अ हार्मोन कॉल्ड वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन यानी ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब मान लो देखो ये कब मान लो जैसे कि मैंने बोला अभी ADH होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होगा, और मान लो ब्लड से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए तो ADH एक्टिवेट होगा। जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH को रिलीज कराएगी, ADH जाएगा, इट विल एक्ट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल यानी DCT, और कलेक्टिंग दैट को इंस्ट्रक्शन देगा कि एक काम करो, वाटर रीअब्जॉर्ब करना चालू करो, वाटर का लॉस होना नहीं चाहिए बॉडी से। लेकिन अब मान लो किसी कारणवश ADH की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, अब क्यों हो सकती है, या तो मान लो एक पहला सिनेरियो ऐसा ही इमेजिन कर लो कि लेट्स से द हाइपोथैलेमस इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस जो है वो इनफ ADH प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बना ही नहीं रहा है किसी ना किसी अबनॉर्मैलिटी की वजह से। या फिर एक और ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल there is enough ADH in the body but kidneys जो है they're not able to respond to it, यानी बेसिकली जो DCT कोई भी हार्मोन को मतलब अगर कोई भी हार्मोन को एक्ट करना है, it has to bind to its receptors and then it acts accordingly, right। अब मान लो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस भी कर रहा है ADH, लेकिन मान लो किडनी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है ADH को, यानी सही से उसकी बात नहीं समझ पा रही है, सही से जो कम्युनिकेशन है नहीं हो पा रहा है, एंड हेंस दे आर नॉट एबल टू रीअब्सॉर्ब वाटर, दे आर नॉट एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली। तो दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है, या तो द बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ वैसोप्रेसिन, एंड द सेकंड सिनेरियो कुड बी व्हेन द किडनीज कांट रिस्पॉन्ड टू ADH, राइट, इवन इफ द बॉडी प्रोड्यूसेस इनफ ऑफ इट, राइट। तो अब उससे क्या होगा, अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी बेसिकली वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है DCT से, राइट। अगर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है DCT से और कलेक्टिंग डक्ट से, तो जो वाटर का है लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। सो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर वाया यूरिन, जिसको हम डायूरेसिस बोलते हैं। डाई मतलब डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, यानी यूरिन में पानी बहुत ज़्यादा है, राइट, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज डायबिटीज़ इंसिपिडस विच इज नथिंग बट, और इसमें आपको उनका सिम्टम्स भी दिखेंगे, जैसे कि मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस की जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी इनको बेसिकली
ग्लूकोज वगैरह भी चढ़वाना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। सो एक्सेसिव यूरिनेशन, इंटेंस थर्स्ट के बाद लेट्स यू फील द अर्ज टू यूरिनेट एंड यू कॉन्स्टेंटली यूरिनेटिंग, ठीक है, वेरी यू कॉन्स्टेंटली यूरिनेटिंग, बहुत प्यास बढ़ जाती है, तो हेंस यू फील द अर्ज टू यूरिनेट। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स, दिस इज डायबिटीज इंटरमीडिएट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब मूव करते हैं द लास्ट पार्ट, अब जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, देखो हमने डिस्कस कर लिया रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द पीसीटी, देन वी डिस्कस्ड इट थ्रू द लूप ऑफ हेनले, थ्रू द डीसीटी, एंड नाउ वी फाइनली प्रोसीड टू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट से देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कुछ एरिया जो है वो तो कलेक्टिंग डक्ट पे भी एक्ट करता है, उससे भी अच्छा खासा वाटर वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ध्यान रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इज गेट्स रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। और ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन की, इंट्रोडक्शन में भी लिखा था कि यूरिया कुछ हद तक हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में। अब बोलोगे कि मैंने कि मैम ये तो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, हम इसको क्यों रीअब्जॉर्ब करें? ऑफ कोर्स ये इसका आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन अ बिट, व्हेन वी प्रोसीड टू काउंटर करंट मैकेनिज्म, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस एज टू व्हाई वी आर डूइंग इट। सो टिल देन यू गॉट टू होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही थी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया गेट्स रीअब्जॉर्ब, ठीक है। बहुत सारा पानी और कुछ हद तक कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। अब इसमें जो इनिशियली पहली बात तो इसकी लाइनिंग की अगर मैं बात करूँ, इसमें होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अगर मैं आपसे सबसे अभी चलूँ एक क्विक क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, अगर मैं पूछूँ स्टार्टिंग से, अगर मुझे आप बताओ वुमेन्स कैप्सूल से लेके इधर तक अभी तक कलेक्टिंग डक्ट तक सबकी एपिथेलियम, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? Write it down in the comments down below. I'd be more than delighted to hear it. ठीक है, and then you can match the answers accordingly. I'll pin them in the main comment section. ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल रही थी, अब यहाँ पे ना डीसीटी से बेसिकली जो फिल्ट्रेट आया 200 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल क्या ऑस्मोलैरिटी थी वो आया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो बेसिकली यहाँ पे फिल्ट्रेट है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। इसका 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, राइट। जो बेसिकली फाइनल यूरिन है ना, ठीक है, बिकॉज एक बार कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, अब तो फाइनल यूरिन ही है, राइट। अब फाइनल यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में आ गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। याद करना, जब ब्लड में बेसिकली फिल्ट्रेट आया था बेसिकली, ठीक है, सन के ग्लोमेरुलर से वुमेन्स कैप्सूल में, उसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो यहाँ से फिल्ट्रेट जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट से इवेंचुअली पूरा कार्यक्रम होने के बाद, वो है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। यानी 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी नियरली 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है हमें, हमने बनाया, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, वी नॉट लिविंग इन वाटर, राइट। वी आर नॉट अ मोनोक्लोनिक ऑर्गेनिज्म, हम इतना वाटर लॉस नहीं कर सकते। थोड़ा भी वाटर बैलेंस बिगड़ता है बॉडी में, हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं, राइट, विच इज़ वाई, ठीक है, वी हैव टू रेगुलेट वाटर वेरी वाइटली। हम इतना ज़्यादा वाटर एलिमिनेट ही नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो याद रखना, एनसीईआरटी में लाइन में मेंशन है कि ह्यूमंस जो होते हैं दे प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट्स गिवन इन एनसीईआरटी। सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली flip to NCERT and let's understand what NCERT has to say. Function of tubules में NCERT ने mention किया है, open up your NCERTs and let's start reading it together. सबसे पहले हम बात करें पीसीटी की। पीसीटी इज एक्चुअली लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी में किसकी लाइनिंग होती है? पीसीटी इज एक्चुअली लाइन बाय ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और ये ब्रश बॉर्डर क्यों है? बिकॉज ब्रश बॉर्डर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है? ऑफकोर्स रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगी। फिर ध्यान रखना, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गए, सब रीअब्जॉर्ब होते हैं बाय दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट, ठीक है। उसके बाद पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडीली फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन। अभी सिक्रीशन वाला पार्ट है, ये वाली लाइन हम सिक्रीशन में पढ़ेंगे वंस वी आर डन विद सिक्रीशन। तो अभी ध्यान रखना, एनसीईआरटी इसमें रिस्पेक्ट में बोलती है कि लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो होते हैं वो पीसीटी से ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेनलीज लूप की। ये वाला जो क्वेश्चन है सिक्रीटिव सिक्रीशन के बाद पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। हेनलीज लूप की अगर हम बात करें, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लेंथ, तो दिस इज अ लाइन व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, डू नॉट स्किप इट, ठीक है। कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वो सबसे मिनिमम किसमें से होता है? ascending limb of loop of Henle में से। However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid, right? लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि फिर भी ये जो लूप ऑफ हेनले होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का, ठीक है। जो मेड्यूलर इनर मेड्यूला होता है उसमें जो हाई ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक है, ये जो मेंटेन कर रखा है इसमें इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑफकोर्स रोल होता है ना, बिकॉज डाउन द ग्रुप देखो इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो
ऑस्मोल, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो ये बेसिकली और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनता जा रहा है, फिर इससे इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरा इट इज़ एक्चुअली इन अकॉर्डेंस विद द interstitium, right? तो it is playing a very very important role in maintaining this osmolarity, ठीक है। ध्यान रखना, फिर एनसीईआरटी खुद बताती है the descending limb of loop of Henle जो होती है that is permeable to water but almost impermeable to electrolyte। जो descending limb होती है loop of Henle की वो permeable होती है water से, मतलब it will allow water to pass through but it's almost impermeable to electrolyte। यहीं पे अगर, ठीक है, तो अब जैसे because it is impermeable to electrolytes, permeable to water, तो जैसे जैसे filtrate नीचे मूव करता जाएगा it will concentrate the filtrate as it moves down, it will concentrate the filtrate as it moves down। फिर यहाँ से गया ब्लड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होते हैं दैट्स इम्पर्मेबल टू वाटर, वो पानी के लिए इम्पर्मेबल होती है, यानी पानी को पास नहीं होने देती खुद से, ठीक है। बट इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, लेकिन इससे इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to the passage of electrolytes of the medullary interstitium, ठीक है। इसलिए अब देखो ascending limb of loop of Henle में से क्या होता है, बेसिकली जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो एक्टिवली या पैसिवली, थिन सेगमेंट में एक्टिवली, तो थिक सेगमेंट में पैसिवली और थिक सेगमेंट में एक्टिवली, राइट। तो अब जैसे देखो एज अ कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर जाता जाता है ना इट गेट्स डाइल्यूटेड, वो डाइल्यूट होता जाता है, वाई ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, एक लाइन को, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ऊपर जाता जाता है वो डाइल्यूट होता जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पास होते जा रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब देखो डीसीटी की हम बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीसीटी। डीसीटी में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, डीसीटी की अगर हम बात करें तो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज रिक्वायरमेंट्स एंड बॉडीज नीड्स एंड रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। यहाँ पे एक्चुअली सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। डीसीटी में capability होती है कैन रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट, अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट हैपेंस वाया पीसीटी एंड रीअब्जॉर्प्शन हैपेंस वाया डीसीटी, ठीक है। और फिर सिलेक्टिव सेक्रेशन वील डिस्कस वंस वी डिस्कस ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। फिर कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें, दिस लंग आई एम सॉरी once again deep pause, you got this। अगर बचाव हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, सो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनीज, एक्सटेंड होती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन एंड to the inner parts of the medulla, right? So it is basically extending from the cortex, to the inner parts of the medulla। and याद रखना कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, बहुत हद तक बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है कलेक्टिंग डक्ट से, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ कोर्स बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है इस रीजन से, ताकि और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, नियरली 4 times more concentrated urine, ठीक है। दिस सेगमेंट allows passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity, right? ये जो रीजन होता है इससे ना थोड़ा सा यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ताकि हम पूरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाएँ। ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन करेंगे काउंटर करेंगे, समझेंगे अभी। अब मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछूँ, इफ आई आस्क यू इज कलेक्टिंग डक्ट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, व्हाट वुड यू से, येस और नो, टेल मी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में टू बी मोर स्पेसिफिक, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती, बिकॉज अब देखो डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, ठीक है। कई सारे नेफ्रॉन्स जो हैं उनकी डीसीटीज जो हैं, द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, देखो डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स दे आर ओपनिंग इनटू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक सिंगल नेफ्रॉन का हिस्सा तो है नहीं, राइट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, राइट, नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब नाउ दैट वी आर डन विद बोथ अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी रीडिंग्स, वी फाइनली प्रोसीड टू द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन व्हिच इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, राइट, ओके। अब देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है इट्स अ सिलेक्टिव प्रोसेस, व्हेन आई से सिलेक्टिव प्रोसेस मतलब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स दिस इज लाइक द फाइनल क्लीनिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी तक इसको बिल्कुल हम एक रद्दी वाले एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जैसे कि हमने जैसे कि मान लो मम्मी ने हमें बोला कि अपना रूम साफ़ कर दो, दिवाली है एंड यू हैव टू जस्ट ऑल द थिंग्स दैट यू डू नॉट रिक्वायर एनी मोर, जस्ट टेक इट आउट, ठीक है। तो वही होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वहाँ सब कुछ फेंक देते हैं, अच्छा ये भी नहीं चाहिए, 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 ठीक है, वी डंप इट। ना ममा कम्स टू चेक कि अच्छा क्या क्या
डंप करा है मैडम ने, ठीक है, और वो देखिए कि भगवान अभी ये तो अभी खरीदा था, ये तो अभी खरीदा था, ठीक है, मम्मा रीअब्जॉर्ब करेंगे कि नहीं ये नहीं फेंकना, ये नहीं फेंकना, ये नहीं फेंकना, ठीक है, ठीक है, मम्मा ने सब कुछ रीअब्जॉर्ब कर लिया कि नहीं ये अभी भी ज़रूरत का चीज़ है, इसको नहीं फेंक सकते तुम, ठीक है। अब क्या है, अब फाइनल प्रोसीजर है ट्यूबुलर सिक्रीशन का। अभी भी मम्मा एक बार रूम में पूरे रूम में नज़र घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ अब तो कुछ ऐसा कचरा नहीं बचा, मतलब कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जिसको जो आपकी किसी काम का नहीं है जिसे हम डंप कर सकें। तो दिस इज लाइक द फाइनल चेक पॉइंट, राइट, फाइनल स्टेप जिसमें आप एक्चुअली डिसाइड करो कि क्या फेंकना है क्या नहीं फेंकना, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस, और ये क्यों हो रहा होता है, टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, बेसिकली पीएच बॉडी फ्लूइड्स का पीएच मेंटेन करने के लिए, वाटर आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये होता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या मतलब क्या क्या सिक्रीट कर रहे होते हो आप, देखो सिक्रीशन में 3 ट्यूब्यूल्स की बात की है, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो ये मैंने टेबल के फॉर्म में बताया है, तो टेबल के फॉर्म में ही याद रखना, ठीक है। 3 चीज़ें बेसिकली मेजरली रीअब्जॉर्ब होंगी एज फॉर एनसीईआरटी, एक है हाइड्रोजन आयन, एक है अमोनिया और तीसरा है पोटाशियम आयन्स, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटाशियम आयन, ये 3 चीज़ रीअब्जॉर्ब होंगी, लेकिन किससे क्या रीअब्जॉर्ब होगा वो ध्यान रखना। सबसे पहले पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट सेम सीक्वेंस में याद रखोगे, ठीक है। पीसीटी देखो हाइड्रोजन आयन जो है वो सबसे सिक्रीट होंगे, ठीक है। पीसीटी विल ऑल्सो सिक्रीट हाइड्रोजन आयन, ठीक है, देखो ब्लड से रीनल टिफ्यूल्स में सिक्रीट होता है। डीसीटी विल ऑल्सो सिक्रीट हाइड्रोजन आयन, तो कलेक्टिंग डक्ट विल ऑल्सो सिक्रीट हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो तीनों में कॉमन है, तीनों की तीनों हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करेंगे। फिर आई बात अमोनिया की, ओनली पीसीटी एंड डीसीटी विल रीअब्जॉर्ब सिक्रीट अमोनिया, ओनली पीसीटी एंड डीसीटी विल सिक्रीट अमोनिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस तो जैसे कि आपने देखा सब रीअब्जॉर्ब मतलब सब सिक्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अमोनिया है NH3 वो खाली पीसीटी सिक्रीट करेगा और डीसीटी सिक्रीट करेगा, सो ओनली पीसीटी एंड डीसीटी विल सिक्रीट अमोनिया, राइट। फिर आती है हमारी बात पोटाशियम की, K+ की, ठीक है। पोटाशियम को कौन कौन सिक्रीट करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दे विल सिक्रीट पोटाशियम, ठीक है। सो हाउ डू यू रिमेंबर इट, याद रखना कि हाइड्रोजन आयंस तो तीनों के तीनों करेंगे, ठीक है। पीसीटी और डीसीटी जो है वो अमोनिया सिक्रीट करेंगे, ठीक है, और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पोटाशियम आयन सिक्रीट करेंगे इनके साथ साथ। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, दिस वाज जस्ट वन वे यू कैन रिलेट एवरीथिंग, ठीक है। नाउ दिस दैट यू सी राइट ऑन योर स्क्रीन, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, 1 सेकेंड, there you go, 1 minute, let me put it in a box, enclose it in a box rather। आप ये देख सकते हो, this what you see right on your screens, this is the entire thing summed up for you, right। तो अब एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर समझने की कोशिश करो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट, ओके। अगर आप ध्यान से देखो ये रहा बोवेंस कैप्सूल जो हमारे पीसीटी में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ, बेसिकली सॉरी रीअब्जॉर्प्शन हुआ। क्या क्या देखो ये है, हम ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब करें, एरोज की डायरेक्शन रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो यहाँ पे हम शो करें कि बेसिकली हमने जो ट्यूब्यूल्स हैं उसे रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये एरो दिखा रही हूँ विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स द ट्यूब्यूल, मतलब ये मैं ट्यूब्यूल्स में डंप कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप यू काइंडली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एरोज, ठीक है। तो पहले तो पीसीटी से क्या क्या रीअब्जॉर्ब करते हैं हम, सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब करते हैं, पोटाशियम रीअब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग रीअब्जॉर्ब। सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ओनली आइसोटोनिक होता है फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से हो रहा होता है। और फिर आता है डीसीटी में एक्चुअली कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यहाँ पे यानी बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं, Na+ बेसिकली रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, Na+Cl- और उसके पीछे पीछे पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। फिर आती कलेक्टिंग डक्ट से बोथ वाटर एंड टू सम एक्सटेंट सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो बीइंग रीअब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आती बात ट्यूबुलर सिक्रीशन की, क्या क्या सिक्रीट हो रहा होता है। अगर मैं बात करूँ पीसीटी की, हाइड्रोजन आयंस तीनों में सिक्रीट हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयंस पीसीटी में भी सिक्रीट हो रहे होते हैं ट्यूबुलर, ठीक है, और डीसीटी में भी सिक्रीट हो रहे होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रीट हो रहे होते हैं। बट पीसीटी और डीसीटी में अमोनिया भी सिक्रीट हो रहा होता है, और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पोटाशियम आयंस भी सिक्रीट हो रहे होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी, एंड दिस इज हाउ वी समड अप द होल प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। वी आर डन विद दिस, ओके। Okay, now this was a question. Okay, good question.
I would want all of you to answer this. Actually, यही NEET UG 2025 में पूछा गया था, and a lot of students ended up marking this incorrect, and yeah, this was one question which went for the negative marking for a lot of students, because of course बच्चे डायग्राम्स पे कहाँ ध्यान देते हैं, स्पेशली डायग्राम्स लाइक दीज, यू नो, जहाँ पे एक्चुअली डिटेल रिक्वायर होती है, दे टेंड टू स्किप, वो लेबलिंग याद कर लेते हैं, दे डू नॉट पे अटेंशन टू दिस स्टफ, राइट? So I would want all of you to answer this question, and let's see how well you retain it, right? Do not cheat from your NCRTs, otherwise it's absolutely futile. You're not going to get any reward anyways, right? So at least be honest to yourself, if not to me. ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली द मोस्ट अवेटेड, द काउंटर करंट मैकेनिज्म. अभी क्या होता है एग्जैक्टली काउंटर करंट मैकेनिज्म, व्हाई इज इट हैपनिंग इन द बॉडी, एंड हाउ डज इट एग्जैक्टली हैपन? लेट्स डिस्कस ऑल द डिटेल्स, okay, together. Let's just do this, okay?